बहुजन समाज संख्या में 90% होने के बावजूद भी ये टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। आज 10% लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, आपके हाथों से नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं, आपकी बहन बेटियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो बताइए हम कैसे आज कह सकते हैं कि संविधान सुरक्षित है, या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, या हमारी नौकरियां सुरक्षित है? एक सवाल कभी भी अपने आप से करो और पूछो कि आखिर हम इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं। मैं बार बार एक चीज कहती हूँ क्योंकि पीड़ा होती है, और पीड़ा इस बात की होती है कि जिसके ऊपर घास गिरती है सिर्फ वही बोलता है, वही चिल्लाता है। अगर प्रोफेसर लक्ष्मण इसके लिए आवाज उठाते थे तो भलता बढ़ाओ तो क्या गलत करते थे, क्या कसूर था, क्या आवाज उठाने की सजा उनको मिली? अगर आवाज उठाने की सजा ऐसे ही लगातार मिलती रहेगी ना, और ये बहुजन समाज साथ नहीं आएगा ना, तो साथ एक दिन वो आएगा कि कोई भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज नहीं उठाएगा, अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाएगा, उनके भविष्य के लिए आवाज नहीं उठाएगा। डॉक्टर रितु जी 100 दिन से संघर्ष कर रही हैं। ये संघर्ष अपने आप में एक मिसाल है, और मिसाल किसी है क्योंकि बहुजन समाज की बेटी होते हुए इन अंधेरी सड़कों पर लगातार डटे रहना किसी संघर्ष से कम नहीं है। एक स्लोगन लिखा हुआ वहां पर कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, क्योंकि हम तो हमेशा से संघर्षों से भरे रहे हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जिसके ऊपर अत्याचार शोषण होता है वो व्यक्ति तो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए घर से बाहर निकल आता है, वो सड़कों पर उतर आता है, लगातार अपनी आवाज को बुलंद करता है, और इसलिए भी करता है ताकि जो घटनाक्रम आज मेरे साथ में हुआ है वो मेरे समाज के अन्य किसी व्यक्ति, भाई या बहन के साथ में ना हो। लेकिन विडंबना है कि जो तमाम बहुजन समाज के नेता कहे जाते हैं, चाहे वो धार्मिक संगठन के हो या सामाजिक संगठन के हो या फिर राजनीतिक संगठन के हो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज लोग सिर्फ अपने संगठनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि डॉक्टर प्रोफेसर रितु पिछले 100 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रही है, आज ये गाज उनके ऊपर गिरी, हो सकता है आने वाले भविष्य में उनके बच्चे भी लाइन में हो। और जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था के तहत आज जो चीजें देश में घटित हो रही हैं, सत्ता पर जो लोग काबिल से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अम्बेडकरवादी लोग उन्हें कभी भी पसंद नहीं आते। यहाँ पर आपके बीच में 3 पत्रकार अभी ऐसे बैठे हैं जो पिछले महीने 22 दिन कम नहीं होते, 22 दिन लगातार योगी सरकार की तानाशाही के चलते गोरखपुर जेल के अंदर सलाखों के पीछे रहकर आए हैं। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जो पत्रकार अंदर सलाखों के पीछे ये उम्मीद लगा रहे थे कि तमाम बहुजन समाज के नेता, बुद्धिजीवी लोग उनके लिए बाहर आवाज उठा रहे होंगे, लेकिन जब वो लोग जेल से आए तो जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने आप को समाज का हितैषी कहने वाले लोग, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग, अपने आप को बहुजन समाज का नेता कहने वाले लोग, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दुख होता है ये देखकर, क्योंकि आज हम समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आज हम सिर्फ और सिर्फ मैं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में जिस तरह से प्रेम्बल लिखा, पहला ही जो शब्द लिखा है उसमें हम, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो हम क्या है। और यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो 3 लोग कौन थे। वैसे दिल्ली से 5 लोग गिरफ्तार हुए थे, गोरखपुर में एक आंदोलन चल रहा था, उसमें 4 पत्रकार थे और एक दिल्ली के अधिवक्ता थे, जिसमें पत्रकार के रूप में मनोज अंतानी जी, संतोष जी, मैं खुद और मेरे जीवन साथी एडवोकेट जय भी प्रकाश जी और एक रमेश जी, ये 5 लोग 22 दिन तक लगातार योगी की तानाशाही के चलते गोरखपुर सलाखों के पीछे रहकर आए। लेकिन दुख हुआ कि समाज के एक भी व्यक्ति ने, एक भी नेता ने उन लोगों के लिए ना कोई आंदोलन चलाया, ना ही सोशल मीडिया पर किसी तरह से उनको कवरेज देने का काम किया गया, और छोटी मोटी धारा में नहीं 307 में। अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग आज इस देश की आवाम की आवाज बन रहे हैं, जो मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज उस पर भी किस तरह से मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने हथकंडे डाल रखे हैं। और आप देख रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि जब रितु जी यहाँ पर आंदोलन पर बैठी उस समय मैं उत्तराखंड में थी, मुझे पता चला, मैं रात को ही अगले
और अपने एनबी न्यूज के चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन दुख इसी बात का होता है कि गाज एक पर गिरती है तो एक ही चिल्लाता है। और एक कहावत भी हमने सुनी है कि जिसके पैर ना फटी विवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। मतलब सिर्फ हम दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, सिर्फ देखकर इतना कि हाँ उसके पैर फट गए हैं, उसका खून निकल रहा है, वो पीड़ा में होगा। लेकिन जो वास्तविक पीड़ा है वो उसी व्यक्ति को होगी जिसके पैर की विवाई फटी है। हम 22 दिन लगातार गोरखपुर सलाखों के बीच में रहे। किस तरह की मानसिकता के कैदी होंगे आप समझ सकते हैं। एक से बढ़कर एक क्रिमिनल, किसी ने 5 मर्डर किए, किसी ने 10 मर्डर किए, कोई न जाने क्या क्राइम करके आया है। और लगातार 22 दिन तक किसी भी व्यक्ति ने ना तो मिलने का प्रयास किया, ना ही ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये लोग सलाखों के पीछे क्यों गए। क्या वो लोग बहुजन समाज का हिस्सा नहीं थे? क्या वो लोग बहुजन समाज से आने वाले नहीं थे? क्या वो लोग अम्बेडकरवादी नहीं थे? और कुछ गिने चुने चैनलों ने अगर चर्चा भी की उस आंदोलन को लेकर, तो वहां पर जो ये 5 लोग दिल्ली से थे, मनोज अंतानी जी, संतोष जी, रमेश जी, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, नीलम बोस जी, 5 में से एक का भी नाम किसी मीडिया वाले ने नहीं लिया। तो बताइए ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे इस तरह के आंदोलनों को मजबूती मिलेगी? बताइए मुझे। क्योंकि ये लोग लगातार देखते हैं कि बहुजन समाज संख्या में 90% होने के बावजूद भी ये टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। आज 10% लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, आपके हाथों से नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं, आपकी बहन बेटियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो बताइए हम कैसे आज कह सकते हैं कि संविधान सुरक्षित है, या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, या हमारी नौकरियां सुरक्षित है? एक सवाल कभी भी अपने आप से करो और पूछो कि आखिर हम इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं। मैं बार बार एक चीज कहती हूँ, क्योंकि पीड़ा होती है, और पीड़ा इस बात की होती है कि जिसके ऊपर घास गिरती है सिर्फ वही बोलता है, वही चिल्लाता है। अभी जिस तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण जी का भी प्रकरण आप सबने देखा, आखिर प्रोफेसर लक्ष्मण जी का क्या गुनाह था? सिर्फ गुनाह उनका वो था कि वो उस व्यवस्था के खिलाफ जाकर बोलते थे जो व्यवस्था लगातार इस देश के 90% लोगों को शोषित कर रही है, उनका शोषण कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, उनके हक अधिकार छीन रही है, उनके बच्चों से शिक्षा छीन रही है। और जिस आरक्षण की बदौलत हमारे बच्चे आज मेडिकल लाइन में ले लो, या फिर नौकरियों में ले लो, या किसी भी सरकारी संसाधनों में ले लो, अगर परसेंट के अकॉर्डिंग आरक्षण के तहत नौकरियां पा रहे हैं या एजुकेशन पा रहे हैं, उसको छीनने का काम कर रही है। अगर प्रोफेसर लक्ष्मण इसके लिए आवाज उठाते थे तो भलता बुलाओ वो क्या गलत करते थे, क्या कसूर था, क्या आवाज उठाने की सजा उनको मिली? अगर आवाज उठाने की सजा ऐसे ही लगातार मिलती रहेगी ना, और ये बहुजन समाज साथ नहीं आएगा ना, तो साथ एक दिन वो आएगा कि कोई भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज नहीं उठाएगा, अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाएगा, उनके भविष्य के लिए आवाज नहीं उठाएगा। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आज जिस तरह से प्रोफेसर रितु के आंदोलन के 100 दिन पूरे हुए हैं, और आज परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस भी हुआ था, आज उसको भी जिस तरह से हम लोग पुष्पांजलि देकर या मोमबत्ती जलाकर मना रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी अगर आप सही रूप में समाज की पीड़ा को नहीं समझ सकते, अपने महान पुरुषों के आंदोलन को नहीं समझ सकते, तो ये फूल मालाएं चढ़ाना बाबा साहब पर बंद कर दीजिए, उनके सामने मोमबत्तियां जलाना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप उनके विचारों को मनोसात करके आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक आप कितने भी जयंतियां मनाते रहे, कितने भी परिनिर्वाण दिवस मनाते रहे, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। साथ ही मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, और उस घटना का जिक्र मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं भी चाहूँ कि मेरे समाज का एक एक व्यक्ति उस जीवन को जिए, उस पल को महसूस करे जिस पल के तहत परम पूज्य बाबा साहब ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस देश के लोगों के लिए। मेरे साथियों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि बाबा साहब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर आए, और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए।
कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा। तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर अब कौन राज करेगा। तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि इस देश की प्रत्येक रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज मेरे साथियों परम पूज्य बाबा साहब आपको संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने का अधिकार। लेकिन ना तो हमने अपनी वोट की वैल्यू को समझा और ना ही हमने सत्ता को समझा। आज हम टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर कहीं ना कहीं एकत्रित हो रहे हैं, अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने आंदोलनों को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने संघर्ष को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं गारंटी से कहती हूँ जिस दिन इस बहुजन समाज ने ना अपनी ताकत को समझ लिया, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप इस देश की सत्ता पर राज करेंगे और किसी मनुवादी प्रिंसिपल की ताकत नहीं होगी कि प्रोफेसर रितु जैसे, लक्ष्मण जैसे, रतन लाल जैसे या तमाम बहुजन समाज से आने वाले प्रोफेसरों को बाहर का रास्ता दिखा सके। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा। और अपनी बात को विराम देते हुए मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, और सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय हिंद, नमो बुद्धाय।